हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स, जिसमें हमारा पहले चैप्टर का रहेगा पार्ट 4। तो देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं, जो पहला बिंदु है वो रहेगा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो सीधे तौर से सबसे पहले हम परावैद्युतांक देखेंगे। परावैद्युतांक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे क्या आ जाएगा, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं परावैद्युतांक किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके आगे देखेंगे, परावैद्युतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, और माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। तो इस प्रकार से हमने परावैद्युतांक निकाल लिया है। अब ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे हमें देखना है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या देखना है, अध्यारोपण का सिद्धांत। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं अनेक आवेशों से बना हुआ कोई निकाय होगा हमारा, और उसमें हमें क्या करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से उसमें परिणामी बल को निकालना है। तो हेडिंग लगाएंगे, जो हम वो लगाएंगे आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले हम इसकी भाषा लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने
वाले सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं अध्यारोपण का मतलब कि कोई भी हमारे पास में निकाय दिया गया है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो Q1 Q2 Q3 और इसी प्रकार से हम Qn आवेश भी मान लेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें उस पर लगने वाले बल को निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी आवेशों के सदिश, ठीक है। तो सभी आवेशों की अगर हम बोलना चाहें तो सभी आवेशों के बलों, यहां पर क्या जोड़ देना है? बलों, सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बीच में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, थोड़ा और भाषा लिख लेते हैं। तो पहले हम चित्र बना लें। तो ये तो आसानी से आ गया होगा इतना समझ में। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, कोई भी हमारे पास में इस प्रकार से कोई एक निकाय दिया गया है। निकाय यहाँ पर हमारा एक हमने आवेश लिया है Q1, एक हमने लिया है यहाँ पर Q2 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? Q3। ये तीन आवेश ले लिए हैं हमने। एक यहाँ बिंदुवत आवेश ले लिया है, एक यहाँ ले लिया है। तो हम इस प्रकार से इनको क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। तो ये सभी हमारे एक ही समान प्रकृति के आवेश हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी? आवेशों के मध्य की दूरी r लेंगे। अब देखना है हमें, तो हम सबसे पहले थोड़ी सी इसमें भाषा और लिख लेते हैं। माना Q1 Q2 और Q3 आवेशों से बना हुआ एक निकाय है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर Q1 आवेश ले लिया है, यहाँ पर Q2 आवेश ले लिया है, यहाँ पर Q3 आवेश ले लिया है। तो इस Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल लगेगा, तो बल की दिशा क्या होगी? इस साइड में होगी। किस ओर होगी बल की दिशा? इस साइड में होगी। तो इस पर Q1 पर बल लग रहा है, तो इसे लिखेंगे हम F1। जो आवेश है उसे हमें क्या लिखना है? इस पर बल लग रहा है, तो F1 किस आवेश के कारण लग रहा है? 2 आवेश के कारण। तब हम लिखेंगे F12। अब हमें फिर से देखना है इस Q1 आवेश पर किसके कारण बल लगेगा? Q3 आवेश के कारण। तब हम क्या करेंगे? बल की दिशा हो जाएगी इस साइड में। तो ये तो बल लगेगा हमारा F1 किसके कारण लग रहा है? किस आवेश के? Q3। तो ये हो जाएगा F13। तो इस प्रकार से ये बल हो जाएगा। अब अगर हम इसका परिणामी बल निकालें तो परिणामी बल ऐसा आ जाएगा। इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इसको हम यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिणामी बल निकल आएगा। अब हमें देखना है इसमें बल तो हमने देख लिया, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल। अब हमें इसकी दिशा भी बताना है, सदिश राशियां, क्योंकि जो होगी तो इसमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि हमारी दूरी की दिशा और दूरी दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं? हम Q1 आवेश पर बल किसके कारण लग रहा है? Q2 आवेश के कारण। तो हम कहां से कहां चल रहे हैं? Q2 से Q1 की ओर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R2 और A हो जाएगा हमारा 1।
अब हम यहाँ Q1 आवेश की ओर कहाँ से चल रहे हैं, Q3 आवेश की ओर चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं हम, Q1 आवेश की ओर। तो Q3 आवेश थे तो ये 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो। कहाँ पर जा रहे हैं, 1 की ओर, तो ये 1 लिख दे। ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो यह होगा कूलाम के नियम के अनुसार। तो यहाँ लिख सकते हैं आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार। तो हमें जो इनके मध्य जो बल लगेगा वो किसके नियम के अनुसार निकालना है, कूलाम के नियम के अनुसार। तो हम लिखेंगे पहले Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। पहला जो बिंदु लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लस Q1 आवेश पर प्लस Q2। इस Q1 पर किसके कारण लगेगा, प्लस Q2। तो प्लस Q1 आवेश पर प्लस Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम F, इसका सदिश रूप भी साथ साथ लिखते जाएंगे, वेक्टर लगा दिया है। बराबर लिखेंगे बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये परावैद्युतांक जो होता है यह हम माध्यम लेंगे, किसी भी माध्यम में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो बाह्य निर्वाती माध्यम माना जाएगा। तो किस किस आवेश के मध्य बल लग रहा है, Q1 और प्लस Q2। तो यहाँ Q1 इंटू क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी, ये R दिया है, 2 1 दिया है, तो यहाँ 2 1 लिख देंगे। अब इसमें दिशा भी प्रदर्शित करना है सदिश राशियों के लिए, तो ये आ जाएगा R 2 1 और यहाँ पर कैप लगा देंगे। तो हमने प्लस Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाले बल को निकाल लिया है, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, अब इसका तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है प्लस Q1 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q1 आवेश पर प्लस Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो लिखेंगे यहाँ पर हमने जो बल लिखा था, जो बल आया था, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बल क्या है, 1 3। तो ये आ जाएगा 1 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है, Q1 और Q3। तो ये आएगा Q1 इंटू Q3 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूरी कितनी है, R दिया है, और यहाँ 3 1 दिया है। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर चलाएंगे हम, क्या लगाएंगे भाई, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। दिशा भी लेंगे तो क्या लेंगे, R 3 1 कैप, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो हमने अभी क्या किया है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश और Q3 आवेश के कारण लगने वाले बलों को निकाला है। मान लीजिए इस निकाल में बहुत सारे आवेश हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे थोड़ा सा, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, या साइड में हम लिख दे रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने 2 निकाला है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार। क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार Q है ना, क्या लिख सकते हैं, प्लस Q1 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल। तो क्या आएगा, F। अब बल लग रहा है हमारा 1, तो जो रहेगा हमारा तो क्या होगा, अब Qn के कारण लग रहा है, तो किस पर लगेगा ये हमारा, सीधे तौर से 1 पर, तो ये आएगा वेक्टर F। अब कौन से आवेशों के कारण, n आवेशों के कारण, तो
1n हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। आवेश एक तो एक Q1 रहेगा और एक कौन सा रहेगा Qn, तो ये आएगा Q1 Qn अपॉन दूरी भी क्या होगी r। अब हम n से कहाँ की ओर जा रहे हैं, दूरी अगर हम लेंगे तो कहाँ से जा रहे हैं, n आवेश होंगे तो 1 की ओर जा रहे हैं, तो Qn 1 स्क्वायर, और यहाँ दिशा भी प्रदर्शित करनी है तो n1 का कैप लगा देंगे। अब इस समीकरण नंबर कौन सा हो गया है, 3 हो गया है। तो हमने प्लस Q आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, प्लस Q आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल, प्लस Q1 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाले बलों को निकाल लिया है। अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब हमें निकालना है परिणामी बल। क्या निकालना है, परिणामी बल। तो हम इसको थोड़ा सा वही अब साफ कर देते हैं, हमें उम्मीद है कि ये लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं, तीनों समीकरण अब याद रहेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है, तो अब हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम ऊपर ही लिख देते हैं। इस चित्र की अब कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे मिटा देते हैं। तो लिखेंगे अब क्या निकालना है, अब हमें परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, F वेक्टर बराबर F12 प्लस क्या आएगा F13 प्लस क्या आएगा डॉट डॉट F क्या आया था 1n, तो ये हो जाएगा 1n। तो इस प्रकार से इस समीकरण को जो हम नाम देंगे वो 3 तक तो समीकरण मान लिए हैं, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 है A, समीकरण नंबर 2 है A और समीकरण नंबर A है 3। तो यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा F वेक्टर बराबर 1 का क्या दिया है मान 1/AF, 12 का मान कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या है Q1 इंटू Q2 अपॉन दूरी कितनी है r2 1 का स्क्वायर, और ये हमारी दिशा क्या है r21 का कैप। तो अभी हमने इसका मान रखा है, अब हमें रखना है इसका मान। तो प्लस सेकेंड समीकरण में कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर Q1 Q3, दूरी क्या हो जाएगी r का स्क्वायर 31, दिशा क्या हो जाएगी r31 का कैप। इसी प्रकार से हम इसके लिए लगाएंगे डॉट डॉट, प्लस लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। अब हमें ये जो समीकरण है इसका मान कहाँ से रखना है, ये वाला जो हमें मान रखना है, ये समीकरण नंबर रखना है 3 से, यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन r n1, और ये दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या होगा Q1 Qn अपॉन दूरी क्या हो जाएगी, तो जो दूरी लिखेंगे वो लिखेंगे हम rn1 स्क्वायर, और दिशा होगी r कैप n1। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है, मान रख दिए हैं। अब क्या करना है अब क्या करना है, हमने तीनों समीकरण से मान रख दिए हैं, अब हमें इसमें से निकालना है कॉमन। क्या निकालना है कॉमन। तो इन तीनों समीकरणों के मान रखने के बाद में हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या करेंगे, यही कॉमन मिलेगा तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर जो आएगा तो क्या बचा हुआ है Q1 Q2 अपॉन ये बचा हुआ है r21 का स्क्वायर, दिशा होगी r कैप 21, और प्लस यहाँ भी ये निकल गया है तो क्या बचा है
Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर 3 1 प्लस अब डॉट डॉट लगाएंगे तो यहाँ भी ये निकल गया है, क्या बचा है Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर N1 और दिशा हो जाएगी हमारी R कैप N1। तो इस प्रकार से हमने परिणामी बल निकाल लिया है। तो जो ये हमने सिद्धांत पढ़ा हुआ है अनेक आवेशों के कारण कोई भी निकाय हमारे पास में अनेक आवेशों का दिया हुआ है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने क्या निकाल लिया है, बल निकाल लिया, उसका परिणामी बल निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला जो हमारा बिंदु रहने वाला है, तो अगला बिंदु देखेंगे वो रहेगा हमारा विद्युत क्षेत्र। अगला बिंदु जो हमारा रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं, ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो बिंदु लेना है वो हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, किसी आवेश, हम यहां पर लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, कोई भी हम आवेश रखेंगे उसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, जहां पर कोई अन्य आवेश आएगा तो या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण। तो वह जो क्षेत्र निर्मित हो जाएगा जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसे ही हम क्या भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको अब लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमें लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बोलना चाहें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी तो तीव्रता क्या होगा, इसको आसानी से हम इसकी निकाल सकते हैं, विभव और मात्रक निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हमने वेक्टर लगा दिया। तो कोई भी आवेश लिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, उस आवेश पर लगने वाला बल, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, अपॉन जो भी हम आवेश ले रहे हैं, परीक्षण आवेश लेंगे उसे किससे मानते हैं, Q0 से मानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, अभी हमने विद्युत क्षेत्र को किससे, ई वेक्टर से। तो ई वेक्टर बराबर F अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये तो हमारा, इसको हमने सूत्र रूप में लिख लिया है। हमें इसका जैसे थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर हम बगल में समझ भी लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में ये है कोई आवेश, क्या है, प्लस आवेश कोई है, इसके हम पास में जो भी हम ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0। हमेशा ध्यान रखना जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है, धनात्मक आवेश। तो ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक, जब इसको पास में लाएंगे तो ये क्या होंगे, दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे।
तो इनके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र निर्मित। मतलब कि इस क्षेत्र के जैसे ही हम यहां तक लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण होने लगेगा, और जैसे ही हम इससे थोड़ा दूर ले जाएंगे तो इसमें कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा। तो जैसे ही ये क्षेत्र एक निर्मित हो जाएगा कि यहां तक लाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो चारों ओर ये क्षेत्र निर्मित हो गया है, यही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो इनके मध्य में लगने वाला बल और ये इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल अगर विजातीय प्रकृति के होते तो आकर्षण लगता, सजातीय प्रकृति के हैं तो इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। अब यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, तो इसीलिए हमने F अपॉन क्या लिखा हुआ? परीक्षण आवेश। जैसे ही हम इसको लाएंगे या फिर दूर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना क्या है? मात्रक। क्या निकालना है? मात्रक। तो बल का जो मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है? सीधे तौर से हम इसका मात्रक निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये आएगा। इसका जैसे हम निकालेंगे तो बल का क्या होता है? न्यूटन अपॉन आवेश का, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, एक क्यू नॉट यहाँ पर लिखा जाना है। क्या लिखा जाना है? क्यू नॉट। तो न्यूटन और आवेश का क्या होता है? कूलम। तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन कूलम। अब इसी के बाद में हम इसकी विमा भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? विमा। तो विमा भी 11th में आपने पढ़ा होगा, विमा बहुत अच्छे तरीके से निकालना आता होगा। अगर आपसे विमा नहीं बनती है निकालते तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम विमा और मात्रा को निकालने का एक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो बताना अगर कोई भी दिक्कत हो तो। इसकी आप विमा निकालेंगे, विमा हमेशा निकाली जाती है MLT, मास, लेंथ और टाइम। अब यहाँ पर न्यूटन की है, तो न्यूटन की हमारी क्या आएगी? M आएगा, L आएगा और T-2 आती है। अब कूलाम का क्या होता है? तो कूलाम का होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो डायरेक्ट हम विमा लिख देते हैं A एम्पियर, और टाइम हो जाएगा T। तो ए जाएगा या ऊपर, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा, ये प्लस वाला है माइनस में बदल जाएगा, तो आ जाएगा MLT-2, सॉरी 3 हो जाएगा। 1A है और 2A है, 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा A-1। इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमा बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।